Admission open. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। आप देख रहे हैं राजनीति, जहां बात सिर्फ देश की सियासत की नहीं बल्कि बात राज्यों की राजनीति की भी होगी, जहां आपको आपके अपने राज्य की हर एक खबरें मैं दिखाऊंगी। आज राजनीति में बात होगी 23 के चुनावी स्टेज की, जिसके लिए बैक टू बैक दौरे इस वक्त जारी हैं। ये दौरे किसके हैं और कौन कहाँ जा रहा है, सब कुछ आपको समझाऊंगी। तो साथ ही 2024 के चुनावी एजेंडे में यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे हथियार बन रहा है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तारा शहदेव केस में क्या फैसला आया और दोषियों को क्या क्या सजा मिली, ये भी डिटेल में दिखाएंगे। तो साथ ही अस्पताल में बवाल करते हुए नेता जी ने हथियार क्यों लहराया, ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे से, जो आज तेलंगाना के दौरे पर रहे। साल के आखिर में जिन राज्यों में चुनाव होना है उनमें से एक तेलंगाना भी है, लिहाजा चुनाव से पहले तेलंगाना में भी मुकाबला दिलचस्प मोड़ लेता जा रहा है। और इसी कड़ी में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तेलंगाना का दौरा किया। तेलंगाना के हैदराबाद में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं का उनको संबोधित भी किया। और इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। सत्ता में बैठी बीआरएस पर निशाना तो साधा ही, साथ ही कांग्रेस को भी आड़े हाथों लेते नजर आए। देखो, ये टीआरएस लिखे या बीआरएस लिखे, ये भ्रष्टाचार रिश्वत समिति है। ये भ्रष्टाचार रिश्वत समिति है। कांग्रेस पार्टी भी कोई नेशनल पार्टी नहीं रह गई है। सोनिया, राहुल, प्रियंका बाकी। इसलिए मित्रों, ये याद रखो, the only political party now which is fighting as a national party is Bharatiya Janata Party. तो चुनाव से पहले तेलंगाना का स्टेज पूरी तरीके से सेट है। निजामाबाद में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद अब जेपी नड्डा हैदराबाद में बीजेपी के साख मजबूत करने के लिए जुटे हैं। उनका कार्यक्रम क्या था, ये भी आपको डिटेल में समझाते हैं। दरअसल जेपी नड्डा यहाँ बीजेपी की राज्य परिषद की बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करने पहुंचे। इसके अलावा जेपी नड्डा ने हैदराबाद के करीब घाट केसर में होने वाली पार्टी राज्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। और इस दौरान चुनाव से जुड़े मुद्दों और चुनाव की रणनीति पर चर्चा भी की गई। जेपी नड्डा अगर तेलंगाना का जिम्मा संभाल रहे हैं तो अनुराग ठाकुर को मध्य प्रदेश के रण की जिम्मेदारी दी गई है। एमपी के 3 शहरों में अनुराग ठाकुर ने बीजेपी की चुनावी तैयारियों को पूरी तरीके से परखा। दरअसल एमपी के जबलपुर में मध्य प्रदेश आज और कल विषय पर यहाँ सम्मेलन हो रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए अनुराग ठाकुर झिरिया में बने वृंदावन गार्डन पहुंचे। जबलपुर के साथ साथ अनुराग ठाकुर रीवा और कटना के दौरे पर भी हैं। इन तीनों ही शहरों में भी प्रबुद्धजन सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें अनुराग ठाकुर ने शिरकत किया। चुनाव को देखते हुए ये सम्मेलन काफी अहम है, क्योंकि करीब आती तारीखों से पहले ही बीजेपी अपने किले को मजबूत करने में जुटी है। ऐसे में इस प्रबुद्ध सम्मेलन का इनसाइड स्टोरीज की क्या है, ये भी आपको समझाते हैं। पर खड़े मध्य प्रदेश में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का आज दौरा रहा। जबलपुर के रास्ते वो रीवा पहुंचे और उसके बाद वो कटनी पहुंचे। दोनों जगह उन्होंने प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत की। बड़ी बात यह है कि कल, आज और कल, यानी कि कल कैसा था प्रदेश, आज कैसा है प्रदेश, और भविष्य में अगर बीजेपी की सरकार रहती है तो केंद्र की योजनाएं और राज्य की योजनाएं मिलाकर, यानी कि डबल इंजन की सरकार के जरिए कैसे मध्य प्रदेश की तस्वीर होगी, इसको लेकर उन्होंने प्रबुद्ध जनों के बीच संवाद किया। इसके बाद वो भोपाल पहुंचे और यहां पर एक निजी कॉलेज के कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की। बड़ी बात यह है कि अनुराग ठाकुर का मध्य प्रदेश में लगातार दौरा होता रहा है। चुनाव से पहले भी वो लगातार मध्य प्रदेश में सक्रिय रहे हैं और उनकी यूथ अपील का फायदा मध्य प्रदेश में बीजेपी लेना चाहती है, और यही कारण है कि वो प्रबुद्ध जनों के बीच, यूथ के बीच लगातार पहुंच रहे हैं। और अनुराग ठाकुर के इस दौरे से बीजेपी को फायदा होगा, इस बात की उम्मीद बीजेपी लगा रही है। कैमरा पर्सन आशु के साथ अखिलेश सोलंकी, भारत 24, भोपाल।
चुनाव को देखते हुए एमपी में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। अब चुनाव से ठीक पहले अनुराग ठाकुर ने 3 शहरों का दौरा किया। इस दौरे का पूरा सार भी आपको डिटेल में समझाते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एमपी के 3 अलग अलग शहरों का दौरा किया, जिसमें जबलपुर, रीवा और कटनी ये 3 शहर शामिल हैं। अनुराग ठाकुर ने इन तीनों शहरों में प्रबुद्ध वर्ग के एक साथ एक सम्मेलन किया। एक सम्मेलन का विषय मध्य प्रदेश कल, आज और कल है। जैसा कि नाम से ही साफ है कि इस मीटिंग में प्रदेश की भूत, वर्तमान और भविष्य की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को लेकर के चर्चा की जा रही है। अब चुनाव को देखते हुए बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी पूरी तरीके से जी जान में जुटी हुई है। कांग्रेस के सामने अपना छत्तीसगढ़ का किला बचाने की एक बहुत बड़ी चुनौती है और अपनी जमीन को मजबूत करने के लिए प्रियंका गांधी ने मैदान संभाला है। कांग्रेस के चुनाव अभियान को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने मैदान संभाला। प्रियंका गांधी ने आज छत्तीसगढ़ के कांकेर का दौरा किया, जहां उन्होंने सीएम भूपेश बघेल के साथ एक जनसभा का संबोधन किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने न सिर्फ प्रदेश सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को गिनाया, बल्कि केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। चुनाव को देखते हुए प्रियंका लगातार मैदान में डटी हैं और कैसे ये आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए उन्होंने वहां पहुंचकर क्या कुछ कहा है। जब सही बात आती है जिससे आपके अधिकार बनेंगे, जिससे आप मजबूत बनेंगे, तो मौन हो जाते हैं। इनसे पूछिए क्यों नहीं कर रहे हैं जाति जनगणना। आज मैं यहां खड़े हुए घोषणा करना चाहती हूं, बघेल जी से मैंने बात की है, अगर हमारी सरकार दोबारा छत्तीसगढ़ में आएगी तो बिहार की तरह यहां भी जाति जनगणना कराई रहेगा। जगह जगह जाके प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरा गारंटी, मोदी का गारंटी, और दुनिया क्या कहे दुनिया इस मोदी जी के गारंटी का, कि जब आपने 15 लाख का गारंटी दिया था, हमारे खाते तो आज तक खाली हैं। ये आपका गारंटी क्या है? आपने कहा था कि आप करोड़ों रोजगार देंगे, क्या हुआ? तमाम नौजवान बेरोजगार खड़े हैं आपके केंद्र सरकार में, इतने पद खाली हैं, आपने भरे ही नहीं। छत्तीसगढ़ के चुनाव को करीब प्रियंका गांधी ने लगातार मैदान संभाला हुआ है। प्रियंका गांधी लगातार एक के बाद एक दौरे कर रही हैं और हाल ही में प्रियंका गांधी के दौरे पर अगर नजर डालें तो 7 महीने में प्रियंका 4 बार छत्तीसगढ़ आई हैं, जिसमें 25 फरवरी को साल का पहला दौरा हुआ। अब रायपुर में कांग्रेस के अधिवेशन में प्रियंका पहुंची। फिर 12 अप्रैल को प्रियंका गांधी जगदलपुर आई, जहां भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में प्रियंका ने शिरकत किया। 22 सितंबर को प्रियंका गांधी ने भिलाई का दौरा किया, जिसमें महिला समृद्धि सम्मेलन का हिस्सा प्रियंका गांधी बनी। फिर 6 अक्टूबर यानी आज पंचायती राज एवं नगरीय निकाय सम्मेलन कार्यक्रम में प्रियंका गांधी ने शिरकत किया है। तो चुनाव को देखते हुए सिर्फ सियासी दिग्गज ही नहीं मैदान में है, बल्कि इलेक्शन कमीशन की तैयारी भी पूरी तरीके से तेज है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तैयारी को तरतीब देने के मकसद से निर्वाचन आयोग ने 6 अक्टूबर यानी शुक्रवार को दिल्ली में चुनाव ऑब्जर्वर्स की एक मीटिंग बुलाई है। इसमें सुरक्षा, चुनावी खर्च यानी एक्सपेंडिचर और जनरल ऑब्जर्वर के साथ बैठक में आयोग चुनाव मैदान में उतरे उम्मीदवारों, उनके समर्थकों जैसे तमाम मामलों को लेकर के चर्चा की गई। माना यह भी जा रहा है कि इसके बाद रविवार से मंगलवार के बीच कभी भी चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर दिया जाएगा। देखा जाए अब कुल मिला के तो आयोग 5 राज्य का दौरा कर चुका है। अब तो बस चुनावी कार्यक्रम का ऐलान बाकी है। चुनावी कार्यक्रम के ऐलान के साथ ही 5 राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो इन 5 राज्यों में अगर चुनाव की तैयारी है, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने की तरफ लगातार कदम बढ़ाया जा रहा है। माना जा रहा है कि उत्तराखंड सरकार को समान नागरिक संहिता की ड्राफ्ट रिपोर्ट 1 महीने के भीतर सौंपी जा सकती है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के साथ एक अहम बैठक की। बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़े सभी प्रमुख पहलुओं पर चर्चा हो चुकी है। अब उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में बढ़ाए जा रहे कदम के सियासी मायने भी टटोले जा रहे हैं। ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार करने और राज्य में इसे लागू करने के लिए अचानक आई तेजी को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। सियासी जानकारों का कहना है कि यूसीसी बेशक उत्तराखंड में लागू होगा, लेकिन असर 5 राज्यों के चुनाव में भी देखा जा सकता है, क्योंकि धामी सरकार का यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का चुनावी वादा है। और ऐसे में यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या कुछ शामिल हो सकता है। तो चलिए ये भी आपको समझा देते हैं। यूसीसी को लेकर भी एक तैयारी पूरी हो गई है। 1 महीना रह गया है यूसीसी के लिए। यूसीसी का लगभग काम पूरा हो गया है। उनका अब जल्द से जल्द जब भी हमको वो प्राप्त हो जाएगा तो हम जो विधि सम्मत जितनी कार्रवाइयाँ होती हैं, जितने भी उसके प्रावधान हैं, उन सभी को करते हुए आगे बढ़ेंगे और लागू करने की। अब आप ये भी समझिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या कुछ शामिल किया जा सकता है। आपको डिटेल में समझाते हैं। माना जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद महिलाओं के लिए शादी की उम्र को बढ़ाकर 21 साल किया जा सकता है। तो साथ ही शादी का रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य कर दिया जाएगा। ऐसे में जो लोग अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे वो सरकारी सुविधाओं के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो साथ ही लिव इन में रहने वालों को भी अपने फैसले के बारे में अपने माता पिता को जानकारी देनी होगी। हलाला और इद्दत जैसी प्रथाएं बंद हो जाएंगी और बहुविवाह यानी एक से ज्यादा पत्नियां रखने की जो प्रथा है वो भी गैर कानूनी होगी। साथ ही पति और पत्नी को तलाक लेने का बराबर का हक दिया जाएगा और मसौदे में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के भी सिफारिश हो सकती है। ये कुल मिलाकर ये बातें सामने आ रही है। अब समान हक की बात हुई है तो झारखंड के एक 8 साल पुराने मामले में भी एक महिला को हक मिला है। ये मामला तारा शाहदेव केस नाम से जाना जाता है। सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले में सजा का ऐलान किया। कोर्ट ने मुख्य आरोपी रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल को उम्र कैद की सजा सुनाई। रंजीत की मां कौशल रानी को 10 साल की सजा, तो वहीं पूर्व और बर्खास्त हाईकोर्ट रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद को 15 साल की सजा सुनाई गई। अदालत ने तीनों को अलग अलग धाराओं में दोषी करार दिया। अदालत ने तीनों पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। फैसला है वो बिना आप लोग के साथ भी कभी संभव नहीं होता। 9 साल हो गए मेरे केस को स्टार्ट हुए। 9 साल से स्टे का इंतजार करते आ रही थी। न्यायालय पे पूरा यकीन था और आज एक आम इंसान का विश्वास और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो सज़ा मिली और जिस हद तक सज़ा मिली है वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल बने देश के लिए। उसमें नहीं भगवान सकता है। इसमें 3 एक्यूज थे, रंजीत सिंह कोहली, मुश्ताक अहमद और कौशल रानी। कौशल रानी को 376 120B के साथ में उनको 376 में पनिशमेंट जो हुआ है वो 10 इयर्स का है। मुश्ताक अहमद को 15 साल का पनिशमेंट है और रंजीत सिंह कोहली को लाइफ इम्प्रिजमेंट है टिल डेथ इन कस्टडी। लेकिन हम लोग प्रेफर करेंगे अपील अगेंस्ट दैट ऑर्डर जजमेंट बिफोर द हाई कोर्ट और certainly we'll get that this relief from there and we'll get justice from there. और इसी के साथ दिल्ली सरकार के सहायता प्राप्त स्कूल पे फर्जी दस्तावेज की मदद से नियुक्ति पाने वाले 7 टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों को उपराज्यपाल ने बर्खास्त किया है। साथ ही उनकी नियुक्ति की सीबीआई जांच की सिफारिश को भी मंजूरी दी है। इस सिलसिले में सतर्कता निदेशालय ने प्रस्ताव एलजी को भेजा था। दिल्ली सरकार को एलजी वीके सक्सेना ने एक बार फिर बड़ा झटका दिया है। दरअसल दिल्ली सरकार से सहायता प्राप्त स्कूल में 7 टीचरों की नियुक्ति को रद्द कर दिया और उसके साथ साथ सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर दी है। दरअसल ये मामला कुछ इस प्रकार है कि 2022 में 60 टीचरों की नियुक्ति हुई थी, जिसमें उनके दस्तावेज को प्रॉपर जांच करना चाहिए था, लेकिन उसकी जब जांच पड़ताल हुई तो वो दस्तावेज पूरी तरह से फर्जी निकले और अब एलजी वीके सक्सेना ने इस मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए उन तमाम टीचर्स की नियुक्ति रद्द कर दी है और इसके साथ साथ सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर दी है। अब देखने वाली बात यह होती है कि इस मामले में आँच कहां तक जाती है और किस किस की गर्दन उस आँच में या कहीं उस जांच में फंसती है। कैमरामैन मनीष के साथ मैं आनंद कुमार सिंह,
भारत 24 दिल्ली। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर से विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। पहले हाथ में रिवॉल्वर लिए अस्पताल पहुंचने का उनका वीडियो सोशल प्लेटफॉर्म पर वायरल हुआ और अब पत्रकारों को अपशब्द कहने को लेकर के ये चर्चा में आए। इस घटना का वीडियो भी सोशल प्लेटफॉर्म पर वायरल है। दरअसल हाथ में पिस्टल लिए अस्पताल पहुंचने का वीडियो सोशल मीडिया पर इनका वायरल हुआ और इसे वायरल होने को लेकर के जब मीडिया कर्मियों ने इनसे सवाल पूछा तो इस पर जवाब देते समय उन्होंने मीडिया से गाली गलौज की, बदसलूकी की। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का अस्पताल में रिवॉल्वर लेकर जाने का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस खेमे में भी हड़कंप है। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में जांच भी शुरू कर दी थी। क्या हो, हमको मुश्किल लगता है। हम इसमें कमर में रखे जैसे आप विधायक हैं, ये बताइए विधायक को ऐसा काम करता है कि हाथ में पिस्टल लेकर लहराइएगा? हाँ लहराएंगे। अच्छा लहराएंगे। तुम लोग हमारा बाप हो, बापो हो, मना करोगे? सर आप गाली दीजिएगा क्या? इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है। आप सांसद कोर्ट से राघव चड्ढा को झटका लगा है। टाइप 7 बंगला खाली करने के आदेश दिए गए। आम आदमी पार्टी के सांसद को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राघव चड्ढा को बड़ा झटका, टाइप 7 बंगला खाली करने के आदेश दिए गए हैं। पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से ये आदेश दिए गए हैं। टाइप 7 बंगला खाली कराने के आदेश, ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। राघव चड्ढा को बड़ा झटका लगा है। पटियाला हाउस कोर्ट ने ये बड़ा आदेश दिया है। टाइप 7 जो उनका बंगला है उसे खाली करने के आदेश दिए गए हैं। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर व्हाट्सएप आधारित टिकटिंग प्रणाली का सफल प्रयोग करने के बाद डीएमआरसी ने गुरुवार को इस नए टिकटिंग सिस्टम को पूरे मेट्रो नेटवर्क में लागू कर दिया। अब लोग व्हाट्सएप के जरिए भी मेट्रो में यात्रा करने का टिकट खरीद सकेंगे और अपने फ़ोन के जरिए ही मेट्रो में एंट्री एग्जिट कर पाएंगे। इसके लिए यात्रियों को अपने फ़ोन में व्हाट्सएप मैसेज के जरिए मिलने वाले क्यूआर कोड को मेट्रो के एएफसी गेट पर लगे स्कैनर पर शो करना होगा।